दोस्तों आपका 12 दिसंबर को यानी कल कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। कैसे क्या तैयारी करनी है, बिल्कुल कम समय आपके लिए है क्योंकि सुबह ही से आपका पेपर रहने वाला है 9 बजे से। ओके, तो एक ही वीडियो आज किसी एक ही वीडियो में आपको क्या है 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, 3 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, 4 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ बता दूंगा, समझा दूंगा, थोड़ा फास्ट बताऊंगा, तो ध्यान से सुनते हो समझते जाइएगा। तो एक ही वीडियो में आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएंगे और इसके बाद सेकंड जल्दी वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं आपको क्या है कंप्लीट वस्तुनिष्ठ बता दूंगा। 2 वीडियो देख लेते हैं, आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। ओके, बाकी प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो क्या क्या करना चाहिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के पिन कमेंट में आपको मैं लिंक दे रहा हूँ। ओके, तो आपको महत्वपूर्ण प्रश्न वहां मिल जाएंगे, तो वो देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको एक अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर बताया, प्रैक्टिस पेपर है जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस से मैंने अनुभव से बनाया है, तो उसको आपको तैयार कर लेना है। ओके, 2 वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 में उसको मैंने सॉल्यूशन के साथ बताया समझाया है, तो उनके सभी प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद जो आपको इस वीडियो में मैं आपको टॉप 50 क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, मतलब 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक वाले क्वेश्चन बताने वाला हूं, 50-60 उनको आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हम तैयार कर लेंगे। ओके, ये नहीं हो रहा तो जो अभी इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊं, ओके 50-60 क्वेश्चन वो तो आपको तैयार करके रखना है, बाकी सभी आप तैयार कर लेते हैं, 100% आपकी तैयारी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों देख लेते हैं 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ओके, एक ही वीडियो में हम सभी कवर करने वाले हैं, फास्ट ही बताते जाऊंगा, ध्यान से सुनते हो देखते जाइएगा। काफी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन ध्यान से सुनते हो समझते जाइएगा, एक ही वीडियो में तैयारी हो जाएगी। ओके, फास्ट देखिए 2 नंबर वाले प्रश्न आपके हैं, तो 2-2 लाइन के आंसर रहने वाले हैं और जैसा आपको पेपर में उत्तर लिखना है ओके ये क्वेश्चन का, उसी हिसाब से मैंने दिया हुआ, कम शब्दों में देने का प्रयास किया है। द्विध्रुवता का अर्थ लिखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द्विध्रुवता अर्थ होता है ऐसी व्यवस्था जिसमें क्या है 2 शक्तियों का अस्तित्व, वो द्विध्रुवता कहलाती है। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक था, तो बर्लिन की जो दीवार था वो शीत युद्ध का प्रतीक था। ओके, अब एक वाक्य में भी पूछा जा सकता है। आतंकवाद क्या है, मिक्स है पूरे क्वेश्चन, पूरे आपके सभी चैप्टर के मिक्स है आपके क्वेश्चन। ओके, आतंकवाद क्या है, तो आतंकी गतिविधियों को क्या आतंकवाद कहा जाता है। सामान्य रूप से जब एक समूह का संगठन अपनी मांगों मनवाने के लिए बम विस्फोट, जहाजों का अपचालन यानी जहाजों के कर लेते हैं, बंदी बना लेते हैं, तथा अनावश्यक रूप से जान मान की हानि करता है तो उसे आतंकवाद की घटना कहा जाता है। सिंपल इसे आप जानते ही होंगे। मैंने इसका लाइन क्या है, आतंकी गतिविधियों को हम क्या कहते हैं, आतंकवाद कहते हैं। वे कौन सी महामारियां हैं जो आप्रवास व्यवसाय को और पर्यटन के माध्यम से फैलती हैं, तो आपका कोविड-19 हो गया, एड्स हो गया, वर्ल्ड फ्लू हो गया, तो ये सब बीमारियां हैं, बीमारियां हैं जो व्यवसाय पर्यटन और आप्रवास से फैलती हैं। साझी संपदा क्या है, एकदम जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं सब सिलेक्टेड है, प्रीवियस क्वेश्चन आ चुके हैं। तो साझी संपदा का मतलब होता है विश्व की साझी विरासत, उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक व्यक्ति का नहीं पूरे समुदाय का अस्तित्व होता है। मतलब साझी संपदा वह है जिसमें किसी एक देश का अधिकार नहीं है, सभी देशों का अधिकार है। ओके, जैसे जो समुद्र वगैरह है, समुद्र में कोई भी किसी भी देश का जहाज आ जा सकता है। ओके, उसमें क्या ज्यादा किसी का अधिकार नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए आप छोटा एग्जाम्पल समझ सकते हैं, आपके गांव में कोई कुआं लगा हुआ है बीचों बीच, तो वहाँ कोई भी क्या गांव के जितने आदमी है वो क्या कुएं में आके पानी भर सकते हैं। ओके, इसी प्रकार से आपका रहता है साझी संपदा। बाकी सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ है। पर्यावरण सुरक्षा हेतु दोस्तों आपकी पर्यावरण को सुरक्षित कैसे कर सकते हैं, वो भी आप बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए पहले तो जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। दूसरा क्या है, कारखानों को चलाने के लिए ऐसे ईंधन का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए जिससे क्या है जहरीली गैसें निकले, धुआं निकले और वायुमंडल प्रदूषित हो। इसके बाद क्या है, आपको वैश्वीकरण की 2 विशेषताएं आपको तैयार करके रखनी है। तो ये आपका वैश्वीकरण दिया, अब वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण कहते हैं। ओके, तो इसकी शॉर्ट ले लीजिए, तैयार करते जाइए, सिंपल दिया हुआ है। फिर वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये आपको तैयार करके रखना है। एक दलीय प्रवृत्ति के लाभ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एक ही दलीय वाले जो प्रवृत्ति वाला चैप्टर है उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। एक दलीय प्रवृत्ति के लाभ, एक दलीय प्रवृत्ति की हानि। ये देश में अगर एक दल बस आ जाता है तो उसके क्या लाभ मिलेंगे, और एक दल अगर रहता है तो उसे हानि भी होगी, तो क्या हानि होगी, तो वो दिया हुआ है। ओके, ये मैं आपको पेपर के समय समझाया भी है, तो पेपर वाली वीडियो जरूर देखिए क्योंकि बहुत ज्यादा मैंने अनुभव से तैयार किया, उसमें बहुत कम क्वेश्चन है, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो पेपर वाली जो डिस्क्रिप्शन लिंक दे रहा हूँ, ये पेपर में आपको बताया, पेपर के माध्यम से पूरी प्रैक्टिस आपकी कराई है, वो सभी क्वेश्चन आपको तैयार करके रखना है, तो ये आपको तैयार कर लेना है। बाम्बे प्लान क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल है कि 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका मतलब एकजुट हुए उद्योगपति, और उन्हें क्या है इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया, क्या बाम्बे प्लान कहा जाता है। मैंने आपका ये दिया हुआ है, तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। बाकी दोस्तों आप क्या है, अगर पॉलिटिकल साइंस की अभी तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हो जाएगी, इसके बाद प्री बोर्ड है, बोर्ड एग्जाम है, मेन बोर्ड एग्जाम रहने वाली है, तो बोर्ड एग्जाम तक की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, अनुराग सारी क्लासेस के क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स मिल जाएंगे आपको, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट मिल जाएगा। ओके, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, मॉडल पेपर रहेगा, सॉल्यूशन के साथ में आपको पूरा समझाऊंगा, और साथ ही बोर्ड एग्जाम में कैसे क्या लिखना है वो भी आपके रहने वाला है। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको देखिए हरित क्रांति के 2 सकारात्मक परिणाम, कि हरित क्रांति का क्या फायदा मिला देश में जब लागू हुआ, तो ये बताना कि हरित क्रांति से क्या हुआ कि देश की जो पैदावार थी वो काफी ज्यादातर हद तक बढ़ गई थी। साथ ही हरित क्रांति के कारण वर्षा के पानी को क्या संचित करने के लिए
बांधों का निर्माण किया गया जिससे क्या लोगों को रोजगारी मिला। तो ये आपका दिया हुआ है। दल बदल क्या है? दल बदल यानी क्या होता है कि जब कोई प्रतिनिधि किसी विशेष दल में चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े तथा जीतने के बाद उस दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाए, दल बदल कहलाता है। ओके, मान लीजिए आपको क्या विधायक की टिकट मिल जाती कांग्रेस से, आप जीत जाते, फिर आप क्या भाजपा में शामिल हो जाती है, भाजपा से जीत जाते कांग्रेस में, तो ये हो जाता है कि जीतने के बाद आप जिस दल से जीते उसी दल को छोड़कर आप दूसरे दल में चले जाए, दल बदल कहलाता है। सिंपल है। ये भी इंपॉर्टेंट, आया राम गया राम जुल्मी से किससे जोड़ा गया है? तो ये भी घटना है, सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है कि गया लाल नाम का जो व्यक्ति था हरियाणा का पल्ला से हसनपुर विधानसभा से जीत गया विधायक, उसने एक ही दिन में उसने 3 बार पार्टी बदली, तो 3 बार उसने पार्टी बदल ली। पहले वो कांग्रेस को छोड़कर यूनाइटेड फ्रंट में गया, फिर वो कांग्रेस पर आ गया, फिर 2 घंटे बाद फिर वो यूनाइटेड फ्रंट में चला गया, फिर कांग्रेस में आ गया। इस प्रकार से उसने किया, इसलिए कहा जाता है लाइन बन गई, आया राम गया राम। ओके, लोकतंत्र क्या है? सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ है। इसी बार 2 नंबर में उनको सिंपल छोटी छोटी क्वेश्चन आपके रहते हैं। ओके, प्रेस सेंसरशिप क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ चुका है, 1-2 बार आ चुका है। ओके, तैयार करके रखना है। क्या होता है कि आपातकालीन प्रावधान के अंतर्गत क्या सरकार होती है, प्रेस की जो आजादी होती है, ओके, अखबार छपने की जो आजादी होती है उनमें रोक लगा देती है। समाचार पत्रों को छापने की पहले क्या है सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, इसे क्या कहते हैं? प्रेस सेंसरशिप कहते हैं। लोकतंत्र तैयार करके रखिए। ब्लू स्टार भी पूछे, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? तो 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में की गई जो सैन्य कार्रवाई थी उसे क्या है? ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रीय आकांक्षा क्या है? तो ये आपका दिया हुआ है कि क्षेत्रीय क्या है? किसी क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा धार्मिक संस्कृति विशेषता आदि के आधार पर की जाने वाली जो विशिष्ट मांग होती है वो क्षेत्रीय आकांक्षा कहलाती है। इसके बाद सोवियत प्रणाली क्या है? ये आपको तैयार करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी दुनिया के देश किसे कहा जाता है? इसका नेतृत्व किसने किया? तो पहली दुनिया के देश थे वो अमेरिका, दूसरी दुनिया के देश कहा जाता समाजवादी देशों को कहा जाता था। ओके, और उसका नेतृत्व कौन कर रहा? सोवियत संघ कर रहा था। ओके, इसके बाद और जो पहली दुनिया के देश है पूंजीवादी थे, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? अमेरिका कर रहा था। सुरक्षा के अपरंपरागत धारणा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए, तो ये आपके अपरंपरागत धारणा तैयार कर लीजिएगा। मानवाधिकार किसे कहते हैं? ये आपको तैयार करें। क्योटो प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसमें ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको मैं बहुत ज्यादा बता दूंगा, लेकिन आपको जो सिलेक्ट फोकस करूं, केवल उन्हीं पर आपको फोकस करते जाना है। ओके, बाकी 2 लाइन के तो 2 नंबर वाले आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आते हैं, यानी 20 नंबर पक्का कर सकते हैं। और 2 लाइन के होते हैं तो जल्दी क्या है, एक 2 लाइन समझकर आप क्या तैयार करके रखना, मतलब हर टॉपिक के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। वैश्वीकरण क्या है? इतना बड़ा दिया हुआ तो नहीं लिखना पेपर में, आपको केवल 2 लाइन में आपको तैयार करके रखना है कि वैश्वीकरण से आशय संपूर्ण विश्व के परस्पर सहयोग एवं समन्वय के बाजार के रूप के कार्य करते हैं। ये आपका मेन लाइन, इसमें आंसर आपका दिया हुआ। तो ओके, बाकी फिर आपको समझकर आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको देखना एक दल के प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? एक दल प्रवृत्त होता है, उससे क्या उसका मतलब होता है? तो ये आपको बताया जाए कि जब किसी एक दल के क्या है प्रधानता होती है, ओके, तब आपको उसे क्या है एक दल आपका कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है पहला आम चुनाव क्यों इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहलाता है? राइट आंसर केवल इतना और रहने वाला है क्योंकि पहले आम चुनाव में मतदाताओं की बड़ी संख्या सार्वभौमिक मताधिकार के कारण इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा जाता है। और देश का सबसे पहला चुनाव था, तो कैसे क्या व्यवस्था हो रहनी चाहिए ये भी लोगों को नहीं पता थी। वोट डालना तक लोगों को नहीं बन रहा था, तो मतलब बहुत ज्यादा इसलिए कहा जाता है इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव जुआ। नेक्स्ट है हरित क्रांति क्या है? इंपॉर्टेंट है आपका हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है? कृषि उत्पादन में हुई तीव्र वृद्धि को क्या है, जिससे क्या है अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों, नई तकनीकों का प्रयोग करके क्या है अधिक कृषि का उत्पादन बढ़ाया जाए, वो आपकी हरित क्रांति कहलाती है। नियोजन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नियोजन वाला एकदम सिलेक्टेड है आपके। नियोजन से क्या है किसी भी कार्य को सोच समझकर योजनाबद्ध तरीके से करना नियोजन कहलाता है। पीडीएफ चाहते हैं सभी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, प्रॉपर आपको मटेरियल मिल जाएगा क्रम से, तो कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। परिभाषा भी नियोजन आपको तैयार करके रखना है, ये बिल्कुल जैसा क्वेश्चन आता वैसे दिया है। गैर कांग्रेसवाद पूछा जाता है, तो गैर कांग्रेसवाद एक राजनीतिक अलगाववाद था जो क्या कांग्रेस की विरोधी था और उसे सत्ता से अलग करने के लिए समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रस्तुत किया था। मतलब उन्हें क्या है पहले देश में एक ही था, कौन था? कांग्रेस वाली राजनीतिक पार्टी थी, लेकिन बहुत सारे कांग्रेस के अंदर ऐसे भी लोग थे वो क्या है कांग्रेस से क्या घृणा करते थे, कांग्रेस से विरोध करते थे। तब राम मनोहर लोहिया ने क्या गैर कांग्रेसवाद का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट आपको 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको तैयार करके रखना है। 42वां संविधान संशोधन क्या है? तो ये आपको तैयार करना है, सिंपल आपका दिया हुआ है। ओके, एक 2 लाइन पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तैयार हो जाएगा, सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। नौकरशाही क्या है? ये आपको तैयार करके रखना है। राष्ट्रवाद क्या है? एक 2 लाइन में आपका दिया। क्षेत्रीय असंतुलन क्या है? ये आपको तैयार करके रखना है। ओके, इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है मंडल आयोग की 2 सिफारिशें, तो इसे भी आप देख सकते हो। अभी तो लेकिन आपको स्किप कर देना है। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करके शॉक थेरेपी की 2 विशेषताएं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा निजी स्वामित्व का होना, राज्य की संपदा का निजीकरण होना तथा सामूहिक फर्मों को निजी फर्म में बदलना, तो ये आपका हो जाता है। फिर नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है बीडब्ल्यूसी और सीडब्ल्यूसी क्या है? तो ये दिया बीडब्ल्यूसी यानी होता है जैविक हथियार संधि, ओके, और इसके बाद है सीडब्ल्यूसी यानी रासायनिक हथियार संधि। ओके, निशस्त्रीकरण आपको तैयार कर लेना है, सिंपल दिया हुआ लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में रियो पृथ्वी सम्मेलन देख लेना है। और फिर मूल निवासियों का सबसे बड़ा खतरा क्या है?
इसके बाद दोस्तों आपको वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का योगदान, प्रौद्योगिकी एंड टेक्नोलॉजी का वैश्वीकरण में क्या योगदान है, ये आपको तैयार करके रखना है। तो ये आपका हो जाता है कंप्लीट हो गया, ये भी आप देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं, आगे देख लेना है किस विद्वान ने कांग्रेस पार्टी को छात्र संगठन कहा है, तो एन डी पामर ने कहा है। ओके, क्यों कहा है, तो ये भी आपका दिया है क्योंकि कांग्रेस में क्या सभी धर्मों, जातीय, भाषाओं के समुदाय के लोग शामिल हो गए थे। इसके बाद नेक्स्ट आपको नियोजन के उद्देश्य तैयार करके रखना इंपॉर्टेंट है। 2 लाइन आपको पहले हेडिंग तो तैयार करके रखनी है। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, बेरोजगारी, गरीबी, निरक्षरता और बीमारी का उन्मूलन। तो ये आपको जब भी आंसर याद कर तो हेडिंग तो आपको मैंने याद होनी चाहिए, उसके बाद पढ़ के आप समझ के रखिएगा। ओके, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका एकात्म मानवतावाद आप तैयार करके रखना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या है, आपका स्वायत्तता तैयार करके रखना है। पृथकवाद और अलग आपका क्षेत्रवाद क्या है, ये आपको समझ के रखना है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों गठबंधन की सबसे बड़ी राजनीतिक समस्या पूछी, आपको तैयार कर लेना है। 4 सैनिक संगठन, तो नाटो, सीटो, सेंटो, ये वर्सा पैक्ट, ये सब क्या है आपके क्षेत्र, आपके सैनिक संगठन के नाम है। मानव जाति का खतरा किससे है, तो मानव जाति को परमाणु हथियार, आतंकवाद और प्राकृतिक आपदाओं से खतरा होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है वैश्वीकरण संपदा को बचाने के 2 सुझाव, और ये हमारा हो जाता है यहाँ तक कंप्लीट। इसके बाद दोस्तों आपका दबाव समूह और भारतीय जनसंघ की विचारधारा, ये इंपॉर्टेंट है आपको, तो इसे तैयार कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपका आपातकाल क्या है, आपातकाल की बात क्या है, भारत में बदलाव क्या आए वो आपसे पूछा जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों के नाम आपको याद होना चाहिए, बस ये आपको तैयार कर लेना है। तो इस बार मैंने 2 नंबर वाले प्रश्न बता दिए, ओके, काफी हद तक बता दिए, लेकिन आपको क्या 2 लाइन एक बार हर चीज जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं इनमें से रहने वाले, बस आपको क्या है हर क्वेश्चन को तैयार करते समय उसको पढ़ना है, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। और 2 नंबर में ज्यादा नहीं लिखना, 2 लाइन लिखना पड़ता है, तो 2 लाइन तो उसके बारे में आपको कम से कम कोई भी टॉपिक हो तो आपको पता ही होगी, तो आप उस पर लिख पाएंगे। 3 अंक वाले हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। ओके, अब इतना नहीं है, टाइम नहीं है कि मैं आपको एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा दूं, ओके, क्योंकि बहुत सारे अपन को क्वेश्चन कवर करने हैं। बाकी समझना चाहते हैं चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा था। ओके, पेपर से पहले जब शांति का समय था तो आराम से मैं एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझा रहा था, बता रहा था। वीडियो देखना चाहते हैं तो आप क्या है 12th पॉलिटिकल साइंस 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाइएगा। क्रम से चैप्टर बाय चैप्टर मैंने इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन कवर कराए। लास्ट सेकंड बुक के कुछ और चैप्टर रह जाते हैं, ओके, बोर्ड एग्जाम से पहले उन्हें भी कवर कर लेंगे, तो वहां से आप तैयार कर लेंगे। बोर्ड एग्जाम की आपकी काफी हद तक तैयार हो जाएगा, और एक क्वेश्चन को, एक लाइन को मैंने समझाया, समझ कर तैयार कर सकते हैं। अभी तो मैं आपको बस बता रहा हूँ कि कौन कौन से आपको तैयार कर लेना चाहिए। सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ, तो आपको सॉल्यूशन में भटकना नहीं पड़ेगा, यहीं से आप स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा और कुछ चीज को समझ लीजिएगा। तो देख लेते हैं। तो आपको सबसे पहले तैयार करना है सोवियत संघ के विघटन के कोई नहीं बढ़ना। ओके, ये आप ये लाइन पेपर में यही प्रकार के लिख कर आता है, ये नहीं आपको आएगा। सोवियत संघ के विघटन के 3 परिणाम लिखिए। तो सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, आपको 3 परिणाम कौन कौन से वो आपको तैयार कर लेना है। जिस प्रकार से आपको पॉइंट वाइज पॉइंट पेपर में लिखना है वही दिया हुआ है। कोशिश करिएगा पेपर में जितना भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखें पॉइंट वाइज पॉइंट आपको बनाकर लिखना है, क्योंकि थ्योरी में से अच्छा रहता है पॉइंट बनाकर लिखना, पॉइंट में तुरंत नंबर मिल जाते हैं। तो कोई भी समस्या, कोई भी क्वेश्चन का पूछा जाए तो आपको क्या है पॉइंट में उस चीज को बताना है। नेक्स्ट आपको द्वितीय विश्व युद्ध, ओके, सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में किस तरह से उभरा, तो ये आपका दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तय करना है यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारक कौन कौन से। यूरोपीय संघ ताकतवर है तो उससे क्या क्या रीजन है, क्या क्या कारक थे जिससे बचता, इसका दोस्तों सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन ये कई बार आ चुका है। आसियान के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। आसियान के क्या क्या उद्देश्य है, ये आपका दिया है। 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ये सभी आपके, तो 3 नंबर के लिए 3 पॉइंट मैंने आपको बता रहा हूँ यहाँ। ओके, ये दिया हुआ है, जितना पेपर में लिखना चाहिए उसी हिसाब से दिया है, ज्यादा कुछ आपको यहाँ बड़ा चढ़ाकर नहीं दिया है। स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां कौन सी थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, ये आपका दिया हुआ है। जब देश आजाद हुआ तो क्या क्या समस्याएं थी। ओके यार, इस बार से क्वेश्चन आ सकता है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, तो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। यही लगभग आंसर रहने वाला है। राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं विकास की चुनौती थी। ओके, देश को कैसे संगठित किया जाए, देश का कैसे विकास किया जाए, क्योंकि अंग्रेज सब लूट लाट के चले गए थे। ओके, तो विकास की भी चुनौती थी, सांप्रदायिकता भी थी। ओके, तो ये दिया हुआ है। सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से रहने वाला। तीसरा है जातिवाद और क्षेत्रवाद, ये आपका दिया हुआ पॉइंट। ओके, तो पॉइंट वाइज मैंने आपको जब भी आंसर तैयार करे पॉइंट तो आपको माइंड में होना चाहिए, फिर उसके बारे में आप आराम से लिख पाएंगे। ओके, भारत विभाजन के प्रमुख कारण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये भी आपका आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। तो मुस्लिमों की सांप्रदायिकता भावना, दूसरा है अंग्रेजों द्वारा मुस्लिम समुदाय को बढ़ावा देना, मुस्लिम लीग के प्रति कांग्रेस का तुष्टीकरण की नीति, 3 पॉइंटों के माध्यम से समझाया जा रहा है। नेक्स्ट है आपातकाल लगाते समय केंद्र सरकार ने कौन कौन से तर्क दिए, मतलब जब सरकार से पूछा गया, ओके, इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तो पूछा गया कि आपने आपातकाल क्यों लगाए, तो उसके क्या क्या उन्होंने रीजन बताए। तो ये आपको बताना कि विपक्ष क्या है, जो विपक्ष दल है वो अच्छे से काम करने नहीं दे रहा है। ओके, झूठी इस प्रकार से कह दिया, ओके, इस प्रकार से, और साथ ही वो क्या है जनता को भड़का रहे हैं, तो जैसे जनता और जो और विपक्ष दल है वो काम नहीं करने दे रही सरकार को, इसलिए क्या आपातकाल लगा दी। तो इस प्रकार से रीजन बताए, पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है। इसके आगे आपका ये रहने वाला पॉइंट तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट किन, इधर आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए, इसके आगे आप देख लेते हैं। इसके बाद सोवियत प्रणाली के 3 दोष तैयार कर लेना है, तो ये आपके दिए सोवियत प्रणाली के 3 दोष तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद यूरोपियन यूनियन के अंगों का वर्णन कीजिए, ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है। देखिए 3 अंग बताना, तो यूरोपीय संसद, यूरोपीय आयोग और यूरोपीय मंत्रिमंडल, ये होते हैं आपके इनके अंग। कोई भी आपको अंग तो कई सारे, 3 बस बताना, तो ये आपके दिए, तो नाम बस तैयार कर लीजिएगा, उनके बारे में एक बार पढ़ लेना कि उनमें काम क्या होता है, आयोग का क्या काम है, मंत्रिमंडल का काम हो गया। नेक्स्ट आसियान के कार्य हो गए, आसियान के उद्देश्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से आसियान के कार्य भी आपको तैयार करके रखना है। तो आसियान के कार्य सिंपल दिया हुआ, कृषि एवं पशुपालन संबंधी शिक्षा और पर्यटन की सुविधा प्रदान करना, स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र स्थापन प्रयास करना। हेडिंग बस पढ़ लीजिएगा, तो नाम में ही सब राज छुपा हुआ, पढ़ेंगे हेडिंग तो समझ में आ जाएगा इसमें क्या क्या बात हो जा रही है। ओके, इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सहमति पत्र क्या है। सहमति को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लिखकर भी आ सकता है पेपर में, जैसे क्या है विलय पत्र भी कहा जाता है। 3 नाम हो जाते हैं, विलय पत्र, सहमति पत्र, आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। ओके, तो ये 3 नाम आ सकते हैं की बात है। तो ये क्या है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है, रीजन आपका ये दिया हुआ है, तैयार अच्छे से कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है, विलय पत्र क्या है या सहमति पत्र क्या है। ओके, आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपातकाल के प्रभाव ही देख लीजिए कि जब आपातकाल लग गया तो देश में क्या क्या प्रभाव पड़े। ओके, तो ये भी आपको पढ़ लेना है और समझ कर आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये रट नहीं सकते हैं। अगर आपको चीजें समझ में होगी तो अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में बता सकते हैं। ओके, तो ये आपका रहता है, बस एक बार आपको समझ के रखना है, चीजों को पढ़ना है, समझना है। ओके, तो आपका तैयार हो जाएगा। ओके, आगे 3 ही नंबर के हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सोवियत संघ के विघटन के कारण। और दोस्तों जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सभी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम के लिए ये सभी सिलेक्टेड तैयार की गई है, तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी मेहनत कर लीजिएगा तो बोर्ड एग्जाम में नहीं होगी। इस बार से हिंदी इंग्लिश में मैं आपको बता रहा था कि अभी आप जितना मैं बता रहा हूँ तैयार अभी कर लीजिएगा, तो आपकी 70-80% आपकी 90% तक भी तैयारी हो जाएगी, काफी हद तक आपकी तैयारी रहने वाली है। इसलिए आपका तैयार अभी से कर लीजिए, मेहनत कभी कर लीजिए, तो फिर आपको बोर्ड एग्जाम में आराम से आपकी हो जाएगी तैयारी। ओके, आगे क्षेत्रीय संगठन बनाने के क्या उद्देश्य होते हैं, तो ये भी आपका दिया हुआ है, इसे तैयार कर लेना है। इसके आगे आपका ये तीसरा पॉइंट ये दिया हुआ है। आगे आपका जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका देशी राज्यों को विलीनीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। ओके, यानी जो देशी, जब अंग्रेज जब भारत छोड़ के गए तो जो देश था वो अलग अलग देशी रियासतों में बटा हुआ था। ओके, तो इसमें दोस्तों क्या है, सभी को मिलाना क्यों आवश्यकता, ओके, सभी को एकत्रित करना क्यों आवश्यकता, तो वो बताया जाए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज दिया बताया जा रहा है कि देश की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए। ओके, तो सभी को मिलाना आवश्यकता। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, भारत में हैदराबाद रियासत के विलीनीकरण को समझाई कि भारत में जो हैदराबाद है इतनी आसानी से नहीं मिला, बहुत ज्यादा नाटक किया है हैदराबाद ने भारत में मिलने के लिए। तो क्या उसकी कहानी क्या रहने वाली है, इसे आपको बताना है। कहानी के फॉर्मेट में दिया है। अब एक एक लाइन ऐसे रटेंगे तो आप पूरे क्या जो 2-3-4 घंटे में केवल एक ही क्वेश्चन याद कर पे जाएंगे। ओके, तो बस चीज को पढ़ना है और चीज को समझने का प्रयास करना है। रटने का क्या काम होता है कि थोड़ा बहुत एक आध दो सन याद कर लिए कि ये किस समय घटना है, बस इतना याद करना पड़ता है जो माइंड में रखना है। बाकी आपको क्या कहानी सी पता होनी चाहिए कि अरे वहाँ क्या हुआ, कौन गया पहले, किसने किसको मारा, ये समय से आपका कहानी फिल्मों का आपको याद रहता है, वैसे ये भी पूरी कहानी रहती है। तो ये पिक्चरों की तरह आपको क्या माइंड में सेट रहना चाहिए, तो आप क्या अपनी भाषा में फिर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, और आपसे हर क्वेश्चन बन जाएगा, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या काम था, इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है और उसकी सिफारिशें आपको तैयार करके रखना है, 3 तो कम से कम आपको तैयार करके रखना ही है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्र निर्माण से क्या तात्पर्य, भारत की आजादी के समय राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी बाधा है। ओके, पेपर में अक्सर पूछा जाता है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां लिखती है कोई 3, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसी पास से आता है। बात एक ही ये आपका दिया हुआ है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां पूछे, राष्ट्र निर्माण की बाधाएं पूछे, राष्ट्र निर्माण की समस्या पूछे, ये आपका रहने वाला है। इसकी शॉर्ट बहुत ज्यादा सिंपल में आपका दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम क्या है कुछ 4 अंक वाले महत्वपूर्ण से देख लेते हैं जो आपको तैयार करके रखना है। तो सबसे पहले आपका जो अंतरराष्ट्रीय संगठन वाला अध्याय 4 है, इससे आपका क्वेश्चन आता है 4 नंबर का अक्सर। तो इसमें आपको सबसे पहले तैयार करके रखना है अंतरराष्ट्रीय संगठन के 4 कार्य। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 और 24 में क्वेश्चन आ चुका है, तो अंतरराष्ट्रीय संगठन के कार्य क्या कौन कौन से होते हैं ये आपको तैयार करके रखना है। और इसके आगे नेक्स्ट आपको तय करना है संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रमुख उद्देश्य, तो ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो ये आपका दिया हुआ है, तो इसे आपको तैयार करना चाहता है। ओके, कर लीजिएगा पूरा। पीडीएफ के 4 चाहते हैं, पूरा मटेरियल चाहते हैं, ओके, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। 90 39 53 40 79 दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कोर्स को जरूर जानकारी रखिए, सब मटेरियल मिल जाएगा, पढ़ाई करने में दिक्कत नहीं होगी। आगे नेक्स्ट इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई 4 कार्य आपको तैयार कर लेना है। ये 4 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ, उनमें से जरूर एक ना एक आपको मिल जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर से आना क्वेश्चन फिक्स है और इस चैप्टर से लॉन्ग वाले आपके 4-5 क्वेश्चन है, तो वो अगर आपको तैयार होते हैं तो यहाँ से आपके 4 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 कार्य आपके दिए हुए हैं, तैयार कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्या कार्य होते हैं, ये तो सिंपल है, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। स्वास्थ्य संगठन है, स्वास्थ्य करने वाला काम रहने वाला है। ओके, इसके बाद राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों का उल्लेख कीजिए, प्रमुख अंगों का आपको वर्णन करना है।
ओके, तो ये आपके अंग दिए हुए, जैसे आपका महासभा होता है, सुरक्षा परिषद हो, चाहे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, न्याय परिषद है। तो पहले तो आपको उनके नाम याद कर लेने अंगों के, और उसके बारे में 2-2 लाइन आपको तैयार करके रखनी है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, तो कंप्लीट हो जाता है। फिर आगे दोस्तों हमारा अध्याय 3 है समकालीन दक्षिण एशिया। इससे आपका क्वेश्चन आता है 4 नंबर का पेपर में। तो दक्षिण एशिया की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आपको दक्षिण एशिया वाला जो एरिया है उसकी क्या क्या विशेषता है। ओके, तो वो आपको तैयार करके रखना है। आगे देख लेते हैं, आगे आपका ये दिया हुआ, बस ये आपको ये बस तैयार करके रखना है। ओके, ये इतना आपका रहने वाला है। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सार्क संगठन के उद्देश्य। ओके, अभी तो अभी एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में कम ही चांस है, देखिए 23 में आ चुका है, 24 में आ चुका है। ओके, पढ़ के रखिएगा कि सार्क संगठन क्या है और उसके उद्देश्य क्या रहते हैं। ओके, ये सिंपल दिया हुआ है, एक लाइन में तैयार कर लीजिएगा। आगे भारत एवं बांग्लादेश के बीच तनाव के कारण की बात पूछा जा रहा है। तो देख सकते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव के कारण दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग में सार्क की भूमिका पूछी जा सकती है, ये सार्क का योगदान, तो ये आपका दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों आपको तैयार करना है भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत की विदेश नीति के सिद्धांत क्या है, सिंपल है, हेडिंग बस याद होगी तो फिर उसके बारे में आप लिख सकते हैं। गुटनिरपेक्षता नीति है पहला, गुटनिरपेक्षता नीति के बारे में आप जानते ही होंगे। फिर से अस्तित्व अथवा पंचशील वाला समझौता जानते होंगे। रंगभेद नीति यानी रंगभेद का है क्या है, रंगभेद वाला विरोध करते हैं। साथ ही सस्तीकरण का विरोध यानी निःशस्त्रीकरण को अपनाना। ओके, निःशस्त्रीकरण को अपनाने समर्थन देना। तो बस ये आपको हेडिंग बस 4 पता होना चाहिए कि विदेश नीति के, भारत की विदेश नीति के सिद्धांत है और इसके बारे में आपको क्या पढ़ लेना है, सिंपल आपका दिया हुआ है। ओके, फिर नेक्स्ट आपको क्या बताना है, भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता नीति अपनाने के कारण कि भारत ने गुटनिरपेक्षता की जो नीति अपनाई तो क्यों अपनाई, उसका आपको कारण पूछा जा रहा है, तो वो आपको तैयार करके रखना है। ये पॉइंट वाइज पॉइंट आपका दिया हुआ है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं पहला पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, तैयार कर लेना। यहाँ से आपका चौथा पॉइंट, ये आपका चौथा पॉइंट दिया हुआ है। गोवा का भारतीय संघ में विलय पढ़ सकते हैं, क्योंकि मणिपुर का आ जाता है, हैदराबाद का आ जाता है, तो गोवा का भी आपका आ सकता है। अभी तक वो आया नहीं है, लेकिन आप क्या है पढ़ सकते हैं कि गोवा किस प्रकार से मिला। इसके बाद क्षेत्रीय आंदोलन देश के विकास में बाधा के कारण लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपको, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना कि क्षेत्रीय आंदोलन है वो देश के विकास है उसमें बाधक बन रहा है, तो इसके क्या कारण है, तो आपका दिया हुआ सॉल्यूशन पढ़ लीजिएगा, तो आपको क्या समझ में आ जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप क्या नॉर्मल रूप से समझेंगे तो आपको बहुत ज्यादा ईजी लगने लगेंगी। आगे 4 नंबर के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, भारत की परमाणु नीति शांति के लिए है, इसके पक्ष में आपको तर्क देना, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्वेश्चन आ चुका है, आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में ये क्वेश्चन आ चुका है इस टाइप। ओके, लास्ट ईयर। ओके, तैयार करके रखना, अर्धवार्षिक या क्वार्टरली में आपका था ये क्वेश्चन, तो इसे इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, तैयार करके रखना है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, राष्ट्रीय अखंडता देश की राष्ट्रीय अखंडता विकास के लिए आवश्यक है, इसको आपको समझाना है, इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप देख लेना है कि देश को एकजुट रहना रहेगा तो देश विकास के लिए विकास आसानी से होगा। ओके, विकास के लिए आवश्यक एकजुट रहना, तो किस प्रकार से, तो आपको इसमें समझा देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको श्रीलंका के जातीय संघर्ष को तैयार करके रखना है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, इंपॉर्टेंट है। त्रैमासिक अर्धवार्षिक में ये क्वेश्चन ये पेपर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, तैयार करके रखना है, इसकी शॉर्ट ले लीजिए। इसके बाद ये आपका दिया हुआ कहानी के रूप में आपको तैयार करके रखना है, तो आपको चीजें आसानी से याद होगी। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया की अपेक्षा करें छोटे देशों में भारत के प्रति आशंका भरे व्यवहार के क्या कारण है, तो ये आपका दिया हुआ है, तो कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दी, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, और सभी तैयार कर लीजिएगा। आगे वस्तुनिष्ठ की वीडियो रहेगी, तो भी आपको उसे देखकर वस्तुनिष्ठ तैयार कर लीजिएगा, प्रॉपर तैयारी हो जाएगी। बाकी ये क्रम से आप जाकर वीडियो देख लीजिएगा। ओके, इसी वीडियो को पिन कमेंट में लिंक दे रहा हूँ, तो क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिए। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद है, कि वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।